आप जैसा भी देख रहे हैं एसएम न्यूज पर कि जो हमारे देश में प्रतिभाएं हैं, सोशलिस्ट हैं, सामाजिक क्रांति और सामाजिक काम करके इस देश में जो दबे कुचले पीड़ित हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, उनको जगाने का काम कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी हेल्प इस तरह की संस्थाएं काम कर रही हैं। तो इसी कड़ी में जो आज हमारे साथ हैं दिल्ली से शबनम आजमी जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारे गरीब बच्चों की मदद करती हैं, उनको पढ़ाने लिखाने का भी काम करती हैं, उनको भोजन मुहैया कराने का काम करती हैं और समाज में जो दबे कुचले पीड़ित, जो शोषित हैं, उनकी मदद करती हैं। शबनम आजमी जी जो एक संस्था अनहद संस्था चलाती हैं, उसके माध्यम से वो पूरे देश के अंदर काम कर रही हैं। मैम, आपका एसएम न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जी जी। तो मैम, आपने समय दिया, चैनल पे आए, क्योंकि आपके द्वारा हम कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आजकल वर्तमान में चल रहे हैं, उसमें खासकर एक मुद्दा ये है कि आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं और जो रेहड़ी पटरी वाले और गरीब लोग हैं, कुछ लोग वो ऐसे कौन से लोग हैं पता नहीं है कि उनके पास आते हैं, आधार आधार कार्ड मांगते हैं, उनसे आई कार्ड मांगते हैं और जो मुस्लिम तबके के उनमें लोग होते हैं उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, एक मानवीय बर्ताव नहीं करते हैं। जबकि ये देश हिंदुओं का भी देश है, ये देश बौद्धों का भी है, ये देश सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, देश सभी का है। लेकिन आज ऐसे कौन से वो लोग हैं जो अ, जिन जो जो इस देश में दो धर्मों को, खासकर हिंदू और मुसलमान में वो लोग दो धर्मों के बीच में उनको बांटने का काम कर रहे हैं। मैम, ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरह से आते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, आईडी मांगते हैं और फिर वो इस तरह से दमनकारी नीति मुस्लिमों के साथ ऐसी वो कर रहे हैं? देखिए, जब आप सत्ता में बैठे हो और आपके जी पास जनता के सवालों का जवाब देने को ना हो, तो सबसे अच्छा तरीका जी ये होता है कि जनता को आपस में लड़वा दिया जाए। कभी हिंदू मुस्लिम करके, जी कभी दलित और ऊपर की जातियों को करके, हर वक्त जी अलग अलग फिरकों को, कभी राज्य के लेवल पे, कभी किसी भाषा के स्तर पे, उसको आप जी लगातार लोगों को लड़वाते रहते हैं। अभी ये जो जी आप जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, ये शास्त्री नगर की, जो आप मेरे ख्याल में उसको ही रेफर कर रहे हैं, जहाँ पे जी जी सब्जी वाले को रोका गया, बाकायदा वहां मीटिंग हुई, उसमें कहा गया कि यहाँ पे किसी मुसलमान रेडी वाले को नहीं आने दिया जाएगा। उसकी वजह जी यह है कि हमारा जो पूरा जो मीडिया है, जो सरकार की तरफ से कंट्रोल्ड मीडिया है, उसने जी कोरोना का जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद पूरा एक कैंपेन चलाया और इस तरह का एक जी माहौल बनाया कि कोरोना फैलाने वाले जो मुसलमान हैं, और उस जी कैंपेन फैलाने की वजह से, क्योंकि आम इंसान जी जो है वो तो ज्यादातर जो है वो ये बड़े बड़े चैनल देखता है, उन्हें ये कितनों को मालूम है कि नहीं कि सारे के कंट्रोल्ड है, तो जो जी चाहते हैं वो उनसे बात रखवाते हैं और उससे फिर इन्फ्लुएंस होके जमीन के ऊपर वो जो गरीब आदमी आ रहा है, रोज अपना ठेला लगा रहा है, एक पूरा माहौल बना दिया कि मुसलमान कोरोना फैला रहा है। तो उसके रिएक्शन जी में जमीन पे जो इनके ही सगे साथी हैं, वो जमीन पे उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और ये चीजें जी बगैर, जब तक ऊपर सर पे इनके हाथ ना हो गृह मंत्रालय का, तब तक ये नहीं हो जी सकता। जिस तरह से जी मीडिया ने, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, और जो जी बात हो रही है, असल में बात सारी तबलीगी जमात से शुरू की इन्होंने। तबलीगी जी जमात का जो पूरा कार्यक्रम था वो 13 से 15 मार्च के बीच में था। तो जी और वहां से बाहर से आने वाले लोग हमारे एयरपोर्ट से ही आए थे, कोई सीधा आके पैराशूट से तो गिरे नहीं थे। तो हमारी सरकार क्या बिल्कुल कर रही थी? क्यों स्कैनिंग नहीं हो रही जी थी एयरपोर्ट्स पे? क्यों आपका बराबर में जी पुलिस स्टेशन है? तबलीगी जमात में तो जी एजेंसी के लोग बैठे रहते हैं। तो असल में जी क्योंकि करोड़ों माइग्रेंट वर्कर सड़क पे था, भूखा था, कितने सैकड़ों जी किलोमीटर पैदल चल रहा था, उसको उससे ध्यान हटाने के लिए ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया है। और इसमें जी सीधा सीधा सरकार में, सत्ता में जो बैठे हैं वो इसमें शामिल है, इस पूरे जी माहौल को बनाने में। क्योंकि सत्ता के बगैर जिस तरह मीडिया ने नफरत फैलाई वो नहीं फैला सकती थी। जी ये सारे वही चैनल हैं जो कंट्रोल्ड हैं, होम मिनिस्ट्री जी जिनका बाकायदा बाकायदा प्रधानमंत्री ने उनके साथ मीटिंग की
और उनको कहा कि जी, आपको पॉजिटिव खबरें दिखानी है, तो पॉजिटिव खबरें जी, दिखाने का ये उनका शायद नतीजा हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक पूरे तबके के ऊपर एक इस तरह का माहौल पैदा किया कि पूरे मुल्क में हिंदू मुस्लिम करके, और वो आराम से बैठ गए अपने, कि अब कोई सवाल नहीं कर रहा कि करोड़ों लोग जो हैं वो उनको भूख से क्यों उनके बदहाल हैं वो। जी। जी, बिल्कुल, आपने बताया कि इस तरह से जो सत्ता होती है, सत्ता के जो लोग होते हैं, उस तरह से वो एक माहौल क्रिएट करते हैं। इसी कड़ी में इसी कड़ी में एक चीज़ और सामने आई निकल के कि जो इस बहुत पुरानी-पुरानी वीडियो थी, मैंने भी 1-2 जगह मुझे बताया गया और देखा गया, जो पुरानी-पुरानी वीडियो थी, उनमें ये दिखाया गया कि मुस्लिम तबके के जो रेहड़ी चलाने वाले थे, मज़दूर थे, उनको कि ये जबकि वो पुरानी वीडियो थी, उनको वो किया गया, अ, उनको चेंज कर के इस तरह से किया गया। तो ये माहौल जो क्रिएट हो रहा है, इसका जो इन इन लोगों का मकसद क्या है इस तरह से करने का, जो इस तरह के लोग इस तरह का कर रहे हैं? देखिए, मकसद सीधा है। दो जी, तरह के विचार हैं इस देश में। एक वो विचार जी, है जो एक ऐसा समाज बनाना चाहता है जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करना चाहता है, जो संविधान में एक बराबरी की बात लिखी है, उस तरह के समाज जी, की सपने देखता है। और देखें, आज से नहीं, जब से आजादी की लड़ाई हुई तब से लेके आज तक। और दूसरा वो जी, तबका है, दूसरा वो विचारधारा है जो ये चाहती है जी, कि सिर्फ कुछ लोगों का वर्चस्व हो, दलित दबा रहे, जी, अल्पसंख्यक दबा रहे, औरतें दबी रहे, आदिवासी दबे जी, रहे। वो जी, सत्ता में बैठे हैं, और ये पूरी विचारधारा संघ की विचारधारा है। मतलब मुझे इसे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये संघ की विचारधारा है। ये जमीन के जी, ऊपर जो हिंदू मुस्लिम करते हैं वो आरएसएस के लोग हैं, और उनको शह जी, देने के लिए हमारा पूरा सरकार में भी अभी वही बैठे हैं, चाहे वो मोदी खुद हो या वो अमित शाह हो। उनके बगैर इस जी, तरह जो मीडिया उन्हीं की सिर्फ बिल्कुल तोता बना हुआ है, जो वो कहते हैं वही वो रिपीट करता है, तो उनकी मर्जी जी, के बगैर ये सवाल ही नहीं था कि मीडिया इतना जहर घोल सकता। और यहाँ तक जी, हालात हो गए जो शायद इस मुल्क में पहले नहीं हुए, कि उत्तर प्रदेश जी, में कई जगह पे पुलिस को ये ट्वीट करना पड़ा कि आप जो जी, न्यूज़ दे रहे हैं वो फेक न्यूज़ है। कितनी जगह की जी, पुलिस ने ट्वीट किया है और अखबारों को और टेलीविज़न चैनल्स को चेतावनी दी है कि आप ये झूठ मत जी, बोलिए, ऐसा नहीं हो रहा है। आप सिर्फ अफ़वाहें जी, फैला रहे हैं। जी, तो ये बहुत बड़ी बात है कि पुलिस जो है खुद खंडन कर रही है ऐसी जी, अफ़वाहों का। जी। पुलिस खंडन कर रही है और सामाजिक लोग भी इसको जानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो टीवी चैनल हैं, जो मीडिया है, उसको उसको इस तरह से उन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया है और माहौल को क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे चैनल कहीं न कहीं देश में विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, देश में जो भाईचारा है, अमन है, उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो जो ये माहौल कई बार क्रिएट हुआ, हर बार क्रिएट हुआ, पीछे दिल्ली में दंगा भी कराया गया, बहुत सारे लोग उसमें मारे भी गए। तो ये एक सोची-समझी रणनीति के तहत आपने बताया ये सब हो रहा है और आपने ये भी बताया कि वहाँ जमात जहाँ पे थी वहाँ उसके पास कुछ ही दूरी पे पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे ये खबरें दी गई। तो क्या ये जो खबरें जो जमात वाली बात वहाँ पे आई निजामुद्दीन के पास जो था, तो क्या ये जो स्टेशन था, ये सूचना वहाँ के लोगों को दी गई थी आपके संज्ञान में हो या इस तरह का कुछ पहले से कहा गया हो कि हमें यहाँ से निकाला जाए? देखिए, जो जमात ने अपने लेटर्स इश्यू किए हैं, एक तो बात जी, ये कि हमने ऑफ़िशियली जो पहली बार जो जनता कर्फ्यू किया है वो 20 या 22 को किया है, और जी, 23 की मध्य जी, रात्रि से लॉकडाउन हुआ। तो इनका जी, कार्यक्रम तो 13 से 15 मार्च को हुआ, तब तक लॉकडाउन नहीं था। 15 जी, 16 तारीख को दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि 50 जी, से ज़्यादा का कोई भी मीटिंग नहीं होनी चाहिए। वो भी 16 जी, तारीख का है। जी, तो अगर ऐसा लग रहा था कि इनका जो प्रोग्राम हो रहा है नेशनल लेवल पे उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, इस पास में नहीं है, पुलिस स्टेशन की दीवार मिली हुई है, एक ही दीवार है। एक तरफ पुलिस जी, स्टेशन है, दूसरी तरफ मरकज़ है। और जी, ऐसी जो जितनी भी जो रिलीजियस संस्थाएं होती हैं, उसमें तो हमेशा जी, एजेंसी के लोग रहते हैं, उनको खबर होती है यहाँ क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जी, के केंद्र सरकार को ये नहीं मालूम था
कि यहाँ पे जी, मरकज में बाहर से लोग आए हैं। भाई कल तो जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तो जनवरी से स्क्रीनिंग, या जो भी उन्होंने तारीख दी मुझे याद नहीं है, अगर आप स्क्रीनिंग जी, कर रहे थे तो ये लोग तो उस स्क्रीनिंग से ही निकल के आए थे ना। तो आप ये मानिए कि जी, गलती आपकी भी थी। और अगर ऐसा माहौल बन रहा था, आपने तो तब तक घोषणा नहीं की थी कि ये कोई जी, महामारी है। या तो जी, आपने उनको कहा होता कि ये महामारी है और आप इसको कैंसिल कीजिए, वो आपने कहा नहीं। आप इस बात जी, को मानिए ना कि सरकार की भी उतनी ही गलती है। चलिए हम मानते हैं जी, कि उनको खुद से सोचना चाहिए था। लेकिन जी, आपको भी याद होगा कि 13 से 15 मार्च का जो माहौल था दिल्ली का या देश का, उसमें एक आम जी, आदमी के दिमाग में ये नहीं था कि ये महामारी जी, है। 23 मार्च तक तो हमारी संसद चल रही थी। 24 जी, मार्च को तो आपने मध्य प्रदेश में सरकारें तोड़ के दोबारा बनाई हैं। और शिवराज जी, चौहान की आप फोटो देखिए, सैकड़ों लोग उनके साथ खड़े हैं। उसके जी, बाद बिल्कुल। आपके जो मुख्यमंत्री हैं, वो अयोध्या में जी, मौजूद हैं बहुत सारे लोगों के बिल्कुल। साथ। और ऐसा जी, नहीं है कि सिर्फ यहाँ से बीमारी फैली है कि यहाँ पे कुछ लोग थे, और जगहों पे भी। जी, ये बिल्कुल सेलेक्टिव रिपोर्टिंग हो रही है। आप एक चीज की जी, रिपोर्टिंग करते हैं और एक चीज की आप रिपोर्टिंग नहीं करते। मैं जिस जगह पे रहती हूँ, मुझे अनऑफिशियली ये मालूम है कि यहाँ पे शायद 3 ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पे जी, पाए गए हैं, जहाँ कोरोना के पेशेंट्स पाए गए हैं। लेकिन हम ऑफिशियली सिर्फ एक की बात ही करते हैं, क्योंकि उस एक का जी, नाम जो है, वो नाम ऐसा है कि लगता है कि अल्पसंख्यकों की है। तो ये जो जी, सेलेक्टिव रिपोर्टिंग हो रही है पूरे देश के जी, लेवल पे, और खास तौर से जो ये जो नेशनल टीवी चैनल्स हैं जो वो जहर घोल रहे हैं, और फिर से कह रही हूँ जी, कि उनकी शह से जहर घोल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता जी, कि जो पूरी की पूरी बिल्कुल हर वक्त उनकी वहीं से पूरा उनके पास प्रेस रिलीज भी आती है कि उसके जी, उसके वो इधर उधर हो जाए। तो जी, अगर सरकार चाहती तो एक दिन में रोक देती। ये तो उनकी शह पे ही हुआ जो सारा माहौल खराब किया गया, ताकि कोई मोदी जी से, अमित शाह से ये नहीं पूछे कि भाई अब ये जो जी, करोड़ों बेरोजगार हुए हैं। देखिए जी, लॉकडाउन से पहले 8% बेरोजगारी थी। 15 दिन जी, के अंदर 23% बेरोजगारी हो गई। ये जो अभी नया सर्वे आया है, 23% बेरोजगारी जी, है हमारे देश में इस वक्त। इसके हाल क्या होंगे, जी, कितने लोग भूख से मरेंगे? आप ये सवाल सारे ना पूछे, इसलिए आम इंसान को हिंदू मुस्लिम में लगाए रखो, उससे अच्छा क्या है? वो ये पूछे ही जी, नहीं कि मेरे घर में बच्चे के लिए दूध क्यों नहीं है। सारा दोष जी, जो है वो कोई हिंदू पे डालता रहे, कोई मुसलमान पे डालता रहे। वही खेल है जी। सारा। बिल्कुल, अभी आपने कहा कि ये दोष डालने वाली बात है कि कहीं जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, उनकी कोई बात ना करे। जैसे आप दिल्ली में रहते हैं और आप एक जी, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो क्या आपको ऐसी समस्याएँ लोग आपको बताते हैं कि जैसे दिल्ली में क्योंकि जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो दिल्ली के अंदर हैं और जी। दिल्ली के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं, क्या वहाँ पर जो इलाज की ये जो सुविधाएँ हैं, जो इलाज अब चल रहे हैं या अब तक कोरोना का जो ये जब से चला, तो क्या वहाँ पर ये जो गरीब लोग वहाँ पर जो दिल्ली में ही रोक दिए गए, वो जहाँ जाना चाहते तो जा नहीं पाए, तो क्या उनको खाने-पीने की सुविधा या मेडिकल की या इस तरह की सुविधाएँ उनको वहाँ पर मुहैया हुई या उसको छुपाने के लिए ही ये हिंदू-मुस्लिम किया गया? देखिए दिल्ली में तो कंपैरेटिवली केंद्र केंद्र भी है, कैपिटल भी है। और दूसरी बात जी, ये कि यहाँ की सरकार जो है वो काफी गवर्नेंस इश्यूज पे काफी मेहनत भी करती है। तो दिल्ली के जी, हाल कंपैरेटिवली बाकी देश से बेहतर हैं, केरला को जी, शायद छोड़ के, जहाँ पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। लेकिन उसके जी, बावजूद मैं वेस्ट दिल्ली में रहती हूँ, और डेली जी, हमारे पास, डेली हम रोज सुबह, जी, इसीलिए सुबह मुझसे कहा था सुरिंदर जी ने, मैं निकल रही थी राशन बांटने के लिए। हमारे जी, पास सिर्फ इस इलाके में, जो कि बहुत गरीब इलाका नहीं है, तो यहाँ पे जी, 100-150 फैमिली रोज ऐसी सिर्फ हमारे पास आती है जिसके पास खाने का प्रावधान नहीं है। और हमारे अलावा जी, द्वारका के एरिया में कम से कम 7-8 संस्थाएं और काम कर रही हैं। हमारे इलाके की जी, पुलिस बहुत काम कर रही है। पुलिस डिपार्टमेंट जी, हमारा पूरे जगह पे खाना भी खिला रहा है, राशन भी दे रहा है। उसके बावजूद लोग ऐसे बचे जा रहे हैं, छूटे जा रहे हैं। और सरकार की तरफ से भी यहाँ स्कूलों में खाने का प्रावधान है, प्लस जो राशन जी, का पूरा इंतजाम किया है। लेकिन उसके बावजूद जो माइग्रेंट वर्कर है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, जिसका कोई घर नहीं है,
ऐसे बहुत लोगों को परेशानी आ रही है। और बाकी दिल्ली में तो और बाकी और जगह भी लगातार, अभी पिछले हफ्ते हमने 600 लोगों के घरों पे राशन भिजवाया गुजरात में, अहमदाबाद और जी, सूरत के अंदर। और ये जी, कुछ भी नहीं है, मतलब लाखों संस्थाएं काम कर रही हैं, और जी, उसके बावजूद जो इस वक्त जो भूख का जो हाल है, लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। बावजूद इसके कि जी, दिल्ली में कम से कम सरकार कर रही है, और जगह भी सरकारें कर रही हैं, कितना कर पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, वो बात अलग है। इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा ये सवाल है, जिसको सिर्फ सरकारें अपनी तरफ से पूरा कर भी नहीं सकती। इसमें जनता का जुड़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जो दूसरे आपने जी, हॉस्पिटल की बात की, वो जहाँ पे देखिए कोरोना का तो ट्रीटमेंट कुछ हॉस्पिटल्स में ही हो रहा है, टेस्टिंग कुछ हॉस्पिटल्स में ही हो रही है। वहाँ जी, पे भी ये खबरें तो आती हैं कि गए और टेस्ट नहीं हुआ, बहरहाल। लेकिन दूसरी जो परेशानी आ रही है कि जो जी, बाकी, ऐसा तो है नहीं कि कोरोना है तो बाकी सारी बीमारियां होना बंद हो गई। बाकी जो लोग हुँ, बीमार हो रहे हैं उनको जाने में बहुत मुश्किल हो रही है, और हॉस्पिटल भी बहुत सारे नहीं खुले हैं, बंद है। कल ही मेरे पास एक जी, मुस्तफाबाद से, जहाँ पे दंगे हुए थे, वहां से एक फोन आया जी, था कि एक बच्ची है, उसके फादर को किडनी का प्रॉब्लम है और 2-3 दिन से वो हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रही। कल जी, आज सुबह मेरे पास फोन आया है मेवात के इलाके से, जो हरियाणा में पड़ता है। वहां पे भी वो जी, यही कह रहे थे कि हॉस्पिटल जाने के लिए हमको पास नहीं मिल रहा है, बेटी की तबीयत खराब है, उसको हॉस्पिटल जाना है। तो ये जी, परेशानियां लगातार आ रही हैं, सब जगह पे आ रही जी। जैसा आपने बताया सभी सामाजिक संस्थाएँ काम कर रही हैं और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए क्योंकि ये एक देश पे एक आफ़त है, एक बुरा वक़्त देश पे क्या पूरे विश्व के अंदर ये महामारी फैली हुई हैं। है। जी, तो जो जैसे संस्थाओं ने भी मदद की और सब लोग मदद भी कर रहे हैं। अभी कुछ बातें उठी, प्रधानमंत्री जी अभी 2 दिन पहले आए थे, उन्होंने संदेश 14 तारीख में परसों दिया था। लेकिन इस तरह की बात उठी कि उन्होंने ये नहीं बताया कि देश में कितने मज़दूरों को, कितने गरीबों को भोजन या कितनी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई, क्या कराई गई, इस चीज़ पे वो नहीं बोले। तो आप इसको किस तरह से मान के चलती हैं कि सामाजिक संस्थाएँ, सामाजिक लोग और जो मदद करने वाले हैं, वो सभी मदद कर रहे हैं। तो क्या जो भारत सरकार है, वो पूरे देश में क्या उस तरह से भूखों को और जो जिनको ज़रूरत है या पूरे देश की हम बात करें हॉस्पिटलों को, क्या वो उस तरह से ठीक से कर पाई है, वहाँ सुविधा दे पाई है क्या सरकार, इतनी मदद करने के बिल्कुल बाद नहीं भी? दे पाई, बिल्कुल नहीं दे पाई है। जी, सरकार की जो ज़िम्मेदारी थी उससे बिल्कुल उन्होंने अपनी कन्नी काटी है, उसके बारे में कोई और जी, बात ही नहीं की है। अगर आप बाकी देशों के प्रधानमंत्रियों के संबोधन सुने, और उन्होंने किस जी, तरह के पैकेजेस दिए हैं, किस तरह, मतलब जी, अमेरिका जैसी जगह पे जहाँ पे कोई, वो उसको हम ऐसा देश नहीं मानते जहाँ कोई बहुत गरीबों की उनको चिंता रहती है। लेकिन उसके जी, बावजूद जिस तरह सैलरीज और जो जो अनएम्प्लॉयड है उनके बैंक्स में जिस तरह पैसा डाला गया है, यहाँ तो ऐसा, जी, एक उन्होंने बाद में निर्मला सीतारमन ने कुछ अनाउंस किया था, लेकिन वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ है कुछ नहीं पता। और इम्प्लीमेंटेशन में जी, भी आप ये बात करें कि हम 500 दे देंगे, हम 1000 दे देंगे, आज की महंगाई के दौरान में 1000 रुपए जिसका परिवार हो वो क्या होते हैं, वो भी पहुंचे नहीं है। ये जो जी, लाखों करोड़ों मजदूर जो निकला है, जो जो बेघर हुआ है, जो अपने घरों जी, तक भी नहीं पहुंच पाया क्योंकि उनको गांव के बाहर ही रोक दिया गया है, उनके घरों जी, में क्या हालात हैं, ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि इस देश के ऊपर जो नोटबंदी को भी आप 10 गुना उससे बढ़ा दीजिए, वैसा हालात हैं इस वक्त। जिस तरह जी, नोटबंदी में बगैर किसी तैयारी के पूरे देश को एक मुसीबत में डाल दिया था, ये उससे भी कई गुना बड़ी, शायद 100 गुना बड़ी मुसीबत में डाला है। क्योंकि वहां तो जी, ये था कि लोगों के पास पैसा जो पूरा बैंकों में फंस गया था, वहां भी ये हाल हुआ था, लेकिन इतने बुरे हाल नहीं हुए थे। बहुत बुरे थे, लेकिन अभी जो है उससे कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। अभी तो हर जगह पे आपको, मतलब अभी हम आज ही सुबह जिस जगह पे 13 फैमिलीज रहती हैं, वर्कर्स हैं, उनके पास राशन नहीं है, बच्चे हैं घर में, कहाँ पे जाएं? जो माइग्रेंट जी, वर्कर्स हैं, राशन कार्ड नहीं है, और ऐसे करोड़ों लोग हैं। और अभी भूख से जी, लोग मरने शुरू होंगे, कोरोना से कितने मरेंगे वो अलग बात है। लेकिन बगैर जी, भूख का इंतजाम किए हुए, बगैर भत्ते का इंतजाम किए हुए इस तरह से किसी चीज में कूद पड़ना। और जब 30 जनवरी को तो पहला केस हिंदुस्तान में आ गया था, 30 जनवरी जी, को
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने महामारी डिक्लेयर कर दिया था। तो 30 जनवरी को, अगर आपने 30 जनवरी को लॉकडाउन किया होता तो हम मान लेते कि भाई भगदड़ में लॉकडाउन किया, कोई तैयारी नहीं हो पाई। लेकिन 30 जनवरी से लेके और 24 मार्च तक, जिसके बीच में आपने ट्रंप के लिए वो पूरा तमाशा भी कर लिया 1,000 करोड़ रुपए खर्च करके वहां जी, पे स्टेडियम में, आपने क्या क्या नहीं कर लिया उसके बीच में। मध्य प्रदेश की सरकार भी गिरा दी, बना भी ली। तो आपके पास तो जी, बहुत समय था। हमारी सरकार के जी, पास कोई समय की कमी नहीं थी कि वो तैयारी कर लेते। लॉकडाउन से पहले 2.5 महीने का आपके पास समय था। फिर लॉकडाउन जिस जी, दिन किया उस दिन कोई तैयारी नहीं की। और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए थाली बजा लो और मोमबत्ती जला लो, और जो बेवकूफ इनकी एक लंबी पूरी लाइन लगी हुई है वो आके चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कोरोना गो गो गो। अरे भाई, बीमारी है, ये तुम्हारी मोमबत्ती जलाने से जाने वाली नहीं है। थाली बजाने जी, से, उस आवाज करने से वायरस कहीं नहीं जाएगा। उसके लिए जी, जरूरत है कि आप पूरे हिंदुस्तान में हर गली मोहल्ले में आप फ्यूमिगेशन करें, कि वो वहां पे जी, सैनिटाइज करें। आप वो तो आप कर नहीं रहे, जनता को जी, बेवकूफ बना रहे हैं। और इनके जो जी, भक्त हैं वो अपने आंखें और दिमाग और कान सब बंद करके और निकल पड़ते हैं सड़कों पे, जुलूस निकाले हैं। जिस दिन जी, इन्होंने मोमबत्ती जलाने का कहा है लॉकडाउन के बीच में, उस दिन बीजेपी के एमपीज ने जुलूस निकाले हैं सैकड़ों लोगों के साथ। इनके अभी कल कर्नाटका से 3 दिन पहले खबर आई है कि बीजेपी के एमपी जो है उन्होंने वो अपना बर्थडे मना रहे थे सैकड़ों लोगों के साथ। तो कहाँ के जी, लॉकडाउन की बात कर रहे हैं ये? जी, इनको जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। जनता से कोई इनको लेना देना नहीं है। और जो हमारे चैनल हैं, जो मीडिया है, वो उसको दिखाना नहीं चाहती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सरकार से अटैच है और वो सरकार के अनुसार ही वो काम कर रही है। जबकि मीडिया जो एक निर्भीक और स्वतंत्र उसको होना चाहिए। और देश में ऐसा माहौल है, तो क्या आपने देखा, आप महसूस करते होंगे कि चाहे एनआरसी के लिए शाहीन बाग में लोग बैठे हों, चाहे जेएनयू में कोई सस्ती शिक्षा की बात हुई हो, और जेएनयू में हो या अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय में हो, जो भी कोई पढ़ाई लिखाई की या बच्चों ने बात उठाई, तो उसको कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि उसको दबाने के लिए सरकार अगर कोई न्याय की बात करता है या कहीं कोई अच्छी अच्छी और सस्ती सुलभ शिक्षा की बात करता है, तो सरकार कहीं ना कहीं उसको फिर हिंदू मुस्लिम का रंग दे देती है। या आप मानते हैं इस बात को? देखिए, अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं, कहीं हिंदू जी, मुस्लिम, कहीं जी, माओवादी कहते हैं। अब एक इन्होंने जी, नया वो सुना है, अर्बन नक्सल निकाला है। अब आप ये जी, देखिए कि वो सरकार जो बाबा साहब अंबेडकर की जन्म तिथि पे आनंद तेल तुमड़े जी, को अरेस्ट करती है, वो सीधा सीधा यही सिग्नल दे रही है ना। यही सिग्नल दे रही है कि जो दलितों के लिए एक बुद्धिजीवी जो आवाज उठाता रहा है, जो लड़ता रहा है, उसको हम जी, उसी दिन, जो दलितों का दिन है, उसी दिन हम उसको जी, अरेस्ट करेंगे। ये सीधा सीधा जी, सिग्नल है दलितों के जी, लिए। या हम 25 दिसंबर को, क्रिसमस का दिन है, उसे हम कोई और डे, गवर्नेंस डे बना देंगे, किसी और को हम स्वच्छता दिवस बना देंगे, गांधी के दिन को हम स्वच्छता दिवस बना देंगे। तो आपके जितने आइकन्स हैं, चाहे वो गांधी है जी, या नेहरू है या अम्बेडकर है, उसको किस तरह जी, ये लगातार ध्वस्त कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी राजनीति है, इस देश को खत्म करने की है। और ये जो इनका सपना है एक हिंदू राष्ट्र बनाने का, ये सब उसी तरफ चल रहे हैं। ये आज का नहीं है, 1925 का है। सवाल वही जी, है कि इस देश की जनता जो है वो इनके बहकावे में कब तक आएगी। क्या ये देश बिल्कुल फांसीवादी देश में बदल जाएगा, या अभी जनता में जी, कुछ अंदर कुछ दम बचा है कि वो फिर से प्रतिरोध की आवाजें उठाएगी और ये इनको वापस गद्दी में आने से रोकेगी। ये बहुत अहम सवाल है इस देश के लिए। क्योंकि अगर ये जी, 2024 में वापस आते हैं तो ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, ये पूरा संविधान जो है उसको फेंकने वाले हैं उठा के। हमारा संविधान जो है उसकी वजह से ही आप और हम आज बात कर रहे हैं। अगर कल जी, संविधान ही नहीं रहेगा तो आपको और मुझे तो ये बात करने का भी हक छिन जाएगा। अभी भी बात बिल्कुल, करने पे जिसकी मर्जी आती है केस कर देता है। अभी प्रशांत जी, भूषण पे केस कर दिया, जितने बोलने वाले हैं। तो एक तरफ जी, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जितने बोलने वाले लड़ने वाले हैं उनकी आवाजें बंद कर रहे हैं, उन पे केस लगा लगा के उनको जेल के अंदर डाल रहे हैं, ताकि इनका कोई प्रतिरोध करने वाला सामने से रहे ही नहीं। सब लोग डर के अपने घरों में या तो बैठ जाएं या उनको ये जेल में डाल दें। जी।
बिल्कुल, आपने बताया कि ये हिंदू-मुस्लिम की बात नहीं है कि जहाँ पर कोई भी संवैधानिक बात करता है, संविधान के दायरे में रह कर के संविधान बचाने की बात करता है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो या किसी भी कम्युनिटी से हो, जो भी न्याय की बात करेगा, संविधान बचाने की बात करेगा या सरकार से ये कहेगा कि आप न्याय की बात करिए, तो उन लोगों को कहीं न कहीं मुकदमों में ये फँसा देते हैं, जेल भेज देते हैं। जैसे आपने बताया कि 14 अप्रैल के दिन उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर अनंत तोगबड़े तेल उनको तुमड़े, जेल भेज दिया। आनंद तेल तोमड़े तुमड़े। तोमड़े जी को, हाँ, उन्होंने उनको तोमड़े जी को जेल भेज दिया, जिन्होंने 30 पुस्तकें लिखी और एक अच्छे लेखक भी हैं वो और सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। उनका कहीं किसी से कुछ वो नहीं रहा। तो कहीं न कहीं एक ऐसी साजिश जो बनाने की कोशिश है, फासीवादी और इस तरह का देश में माहौल बनाने की कोशिश चल रही है। तो आपने अपने वक्तव्य के द्वारा सारी बातों को रखा। मैं लास्ट में आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैम, जो लोग ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि जो अपने घरों में ऐसे न्यूज़ चैनलों को देखते हैं जो कहीं न कहीं द्वेष भावना, ज़हर फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जो ऐसे चैनलों को देखते हैं, जो कहीं न कहीं सरकार से टच हैं, सरकार के कहने के अनुसार काम कर रहे हैं? यही कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा इस देश को बनाने का जो सपना था कि बराबरी हो, जहाँ जहाँ औरतों को इज्जत मिले, जहाँ पे सारी कम्युनिटीज जो है वो साथ में मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रह सके, तो इन चैनल्स को देखना बंद कीजिए। ऑल्टरनेट मीडिया है, एक पे तो हम ही बातचीत कर रहे हैं, ये है, और जी, बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स हैं, वायर है, जी, स्क्रॉल है। वायर के भी जो चीफ एडिटर है उनके ऊपर भी अभी सिद्धार्थ वरदराजन पे भी इन्होंने खास तौर से अयोध्या से भेजा उनको केस करने के लिए, उनके ऊपर एफआईआर किया है। तो ये लोग जो जी, अपनी जिंदगी और अपनी जान को जोखिम में डाल के सच आप तक ला रहे हैं, वो खबरें देखिए। और आखिरी बात मैं उनसे ये कहना चाहूंगी, कभी सोचिएगा एकांत में बैठ के कि नफरत जी, जब आप किसी से करते हैं तो आपकी अपनी जिंदगी जो है कभी सुखी नहीं हो सकती। क्योंकि जब आप जी, किसी से भी नफरत करते हो, अपने पड़ोसी से करते हो, मुसलमान से करते हो, ईसाई से, दलित से, किसी से भी जब आप जी, नफरत करते हैं तो उसका जो अक्स है वो आपके अंदर, आपकी जिंदगी में पड़ता है। एक बार मोहब्बत जी, करके देखिए, लोगों से प्यार करके देखिए, तो आपकी समझ में आएगा कि आपकी खुद की जिंदगी में बहुत शांति आएगी। तो प्यार मोहब्बत जी। कीजिए, प्यार मोहब्बत का संदेश फैलाइए और नफरत करने और फैलाने वाली ताकतों से दूर रहिए। प्यार मोहब्बत से रहिए और नफ़रत मत फैलाइए, क्योंकि नफ़रत का जो परिणाम है बहुत बुरा होता है। जो इस देश में जो सरकार कर रही है, हिंदू-मुस्लिम की बात हो, चाहे दलितों पे अत्याचार की बात हो या किसी भी उस लेखक की बात हो या पत्रकार की, इस ऐसे पत्रकार की निर्भीक की बात हो जो न्याय की बात करता हो, जो संविधान की बात करता हो, संवैधानिक बात करता हो, उस पे आप अत्याचार मत कीजिए। नहीं तो वो जितनी आप नफ़रत फैलाओगे उससे ज़्यादा नफ़रत फैलती जाएगी। अभी अ, शबनम आज़मी जी जो एक सोशलिस्ट हैं, समाज में काम कर रही हैं, उन्होंने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए और ये कहा कि ऐसे चैनलों से आप दूर रहिए कि जो ज़हर फैलाने का काम करते हैं। सोशल मीडिया पे बहुजन टीवी हैं या और बहुत सारे चैनल हैं, उन उन चैनलों को आप देखने का काम कीजिए। तो मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। नमस्कार।